हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग अब स्टार्ट कर रहे थे, अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे और उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीपीएससी, यूपीएससी और बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। और ये क्लास 9th की बुक है, तो क्लास 9th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो जो चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट्स मिलते रहे टाइम पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। इसके आगे मानव सभ्यता की जीवन रेखा में नदियों के रूप मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियों का क्या रोल है, अब वो देखेंगे। सभ्यता की जननी के रूप में नदी घाटी क्षेत्र को प्राचीन काल से ही जाना जाता है। मतलब हम जान रहे हैं कि कोई भी सभ्यता जो शुरू हुई है वो नदियों के किनारे ही शुरू हुई है, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चाहे कोई सभ्यता हो, वो नदियों के किनारे ही उसका स्टार्टिंग हुआ है। क्योंकि पानी के अलावा अलग लोग सरवाइव नहीं कर सकते थे, इसीलिए नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास हुआ है। सिंधु घाटी में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, वांग की घाटी में चीन की तथा नील की घाटी में मिस्र की सभ्यता का विकास नदियों के कारण ही हुआ है। मतलब नदियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जीवन के विकास वृक्ष से मानव शाखा के पृथक होने के उपरांत मानव समुदाय लगातार विकसित होता गया है। मानव विकास की सुलभ परिस्थितियों सभी स्थलों पर समान रूप से सुलभ नहीं रही होगी। मतलब हर जगह अलग अलग सिचुएशन रहा होगा। विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है। प्रौद्योगिक मानव संस्कृति की खोज का प्रथम श्रेय फ्रांस के बॉचर द पर्थेस को। ये नाम ये नाम कोई सुना भी नहीं होगा, क्योंकि ये बुक ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ये बुक अगर पूछा जाए तो ये सब कंफ्यूज कर जाएंगे। बॉचर द पर्थेस, इन्होंने विभिन्न प्रमाणों के अध्ययन के पश्चात पेरिस के सीन नदी को सभ्यता का उद्गम केंद्र बताया। उसी प्रकार डॉक्टर मित्रा ने मानव उत्पत्ति का केंद्र शिवालिक के दक्षिण हिमानी से पिघलने से निर्मित नदी घाटी को बताया है। मानव विकास के क्रम में लगभग सभी शोध प्रतिवेदन नदी घाटी क्षेत्र में मानव सभ्यताओं का उद्गम केंद्र मानने पर एकमत प्रतीत होते हैं। मतलब सबने ये माना है कि नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ है। आज इलाहाबाद के समीप प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम श्रद्धालुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। बड़े बड़े नगरों तथा महासागरों का विकास भी नदी घाटी क्षेत्र से ही हुआ है। आज उद्योगों, कृषि एवं कार्यों का परिवहन साधनों को विकसित करने में नदियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नदियों के सहारे ही सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जा रहे हैं। यद्यपि नदी जल का अत्यधिक दोहन एवं इन जल राशियों में कचरों का उत्सर्जन नदी को अत्यधिक प्रदूषित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर यह चिंतन का एक विषय है। एक फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं कि पटना स्थित गंगा सेतु भारत की सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि 7 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 1984 में हुआ है। गंगा सेतु किस नदी पर है, बताइए तो किस नदी पर है? तो ये गंगा सेतु गंगा नदी पे है। प्रदूषण, बढ़ती आबादी के साथ जल का अनुप्रयोग ही तीव्र गति से बढ़ता गया है। यह हमारे घरेलू कार्य से लेकर औद्योगिक कार्य तक के लिए भी अत्यधिक उपयोगी संसाधन है। जो भी हम डेली लाइफ में कचरा फैलाते हैं, फिर उद्योग में कचरा होता है, वही सब जमा होकर प्रदूषण का कारण बनता है। आज जल संसाधन का उपयोग आर्द्र कृषि के फसलों के लिए हो रहा है। बाढ़ के समय नदियाँ विकराल रूप धारण कर लेती हैं। इस समय वह धरातल पर भी सभी कचरे को आत्मसात कर लेती है, जिससे जल की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। कृषि कार्य में प्रयुक्त उर्वरक, कीटनाशक, पीरकनाशी, वस्त्र धोने में प्रयुक्त साबुन, सोडा, अपमार्जक तत्व घुलकर जल को प्रदूषित करते हैं। जल जो भी है नदियों का, वो इन सब कारणों से प्रदूषित होता जा रहा है। जल में मल प्रवाह और अमावस्या की सफाई जैसे मानवीय अनुक्रियाएं जल प्रदूषण को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे कि मानवीय क्रियाओं के कारण उत्पन्न आपदा को दिखाया गया है, वो हम देखेंगे चित्र 3.4 में। एक और फैक्ट है, बड़े आकार की झील को समुद्र भी कहा जाता है। जैसे कैस्पियन सागर क्या है? एक झील है जो कि बड़े आकार का है। इसको क्या नाम दिया गया? कैस्पियन सागर कहा गया है। मृत सागर भी एक झील ही है। और अरल सागर, ये अरब नहीं, ये अरल सागर है।
आगे है, वनों की अंधाधुंध कटाई से मृदा अपरदन की गति में तीव्र वृद्धि हुई है, जिससे नदियों के प्रवाह मार्ग में तीव्र अवसादीकरण हुआ है। इन ठोस अवसाद, कीचड़, रासायनिक कचरों के बढ़ जाने से जलीय जीवों का संकट बढ़ गया है, साथ ही बाढ़ का खतरा भी बढ़ गया है। इन सब चीज़ों से हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। एक और फैक्ट है कि क्या आप जानते हैं, वर्ष 1987, 2004, 2007 और 2008 में कोसी नदी के बाढ़ से बिहार राज्य को अपार धन जन की क्षति हुई है। कोसी नदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है और कुख्यात नदी भी है के नाम से भी जानी जाती है, और बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण बाढ़ से बहुत हानि होती है इसी वजह से। तो अगला है संरक्षण। नदी प्रदूषण ने पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। आज विश्व के अनेक देश इस समस्या से जूझ रहे हैं। इस संकट की स्थिति से निपटने के लिए संरक्षण पर कार्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। संरक्षण के क्रियान्वयन व्यक्ति, समाज या राष्ट्र हित के अपरिहार्य है। वनस्पति का विकास। वनस्पति हमें प्रदूषण मुक्त पर्यावरण में जीने की मदद करती है। शुद्ध वायु के साथ साथ यह हमें फल, औषधि, कीमती लकड़ियाँ भी प्रदान करती है। इनकी जड़ें मृदा को संगठित करती है, जो नदियों एवं वायु द्वारा अपरदन की प्रक्रिया को निष्प्रभावी बना देता है। इससे न केवल नदियों के कटाव नियंत्रित हो जाते हैं, बल्कि नदियों की अवसाद में प्रवाह पर भी अंकुश लग जाता है। वनस्पतियाँ वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन जैसी जीवनदायिनी गैस लौटा देती है तथा पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। जानते हैं कि वनस्पति हमारी सहायता करती है, हमें सांस लेने में मदद करती है, जो गैस वो हमें प्रदान करती है। अतः पर्यावरणीय दृष्टि से किसी राष्ट्र के कुल भूभाग का 33% भाग वनाच्छादित होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। हम अंधाधुंध क्या करें, इसकी और कटाई कर रहे हैं। एक तो 33% पूरा नहीं होता और जो भी है उसको भी काट रहे हैं। वर्तमान समय में भारत में मात्र 19.257% भूभाग पर वनाच्छादित हैं, जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। वनों के क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव वन्य प्राणियों पर भी पड़ता है। उनका भी आवास छिन जाता है तथा उनका आवास दिनों दिन छोटा होने लगा है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। नदियों में 90% जल का संसाधन मानसूनी वर्षा तथा हिमालयी क्षेत्र में हिम के पिघलने के कारण होता है, किंतु इनका अनिश्चित और अपरिमित वितरण बाढ़ और सुखाड़ जैसी प्रलयंकारी परिस्थितियां पैदा करती है। इन परिस्थितियों या आपदाओं से निपटने के लिए नागरिकों के जागरूक होने और सरकारी तंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है। यद्यपि सरकार ने गंगा कार्य परियोजनाओं को 1985 में प्रारंभ किया था, किंतु इसे 31 मार्च 2000 को बंद कर दिया गया। इस संदर्भ में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति ने प्रथम चरण की समीक्षा के उपरांत कुछ सुझाव भी पारित किए। इन सुझावों एवं योजनाओं को देश के प्रमुख प्रदूषित नदियों में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत लागू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत 16 राज्यों के 27 नदियों के किनारे बसे 152 नगरों को शामिल किया गया है। इस कार्य योजना के तहत 57 जिलों में प्रदूषण कम करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदूषण कम करने के लिए 215 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे 69 योजनाएं पूरी कर ली गई है। इस परियोजनाओं के अंतर्गत लाखों लीटर प्रदूषित जल को शुद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत झील संरक्षण कार्य को भी सम्मिलित किया गया है। प्रारंभ में 2 झील, पवई जो कि महाराष्ट्र में है और ऊटी जो तमिलनाडु में, को शामिल किया गया है। आज गंगा, यमुना, गोमती सहित अनेक नदियां इस तरह के संरक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं। कृषि कार्यों में रसायनों का प्रयोग तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये रसायन वर्षा जल के साथ साथ या बाढ़ जल में घुलकर नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। इसे मैदानी क्षेत्र या अन्य कृषि क्षेत्र में मेड़ लगाकर नियंत्रित किया जा सकता है। इससे ठोस अपशिष्ट को रोकने में मदद मिल सकती है। आगे राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र का निर्माण। अब जल संरक्षण तो समझ गए वो, लेकिन अब उसका केंद्र का निर्माण कैसे हो। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नदियों में जल का स्रोत है वर्षा, हिमपात, हिमानी है, तो जल का वितरण समूचे प्रदेश में एक समान नहीं है। इससे सभी राज्यों में आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है। कई नदियों के संदर्भ में किसी एक राज्य का जल स्रोत पर एकाधिकार भी स्थापित हो जाता है। वहीं पड़ोसी राज्य आवश्यक
जलपूर्ति से वंचित रह जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में जल वितरण को लेकर राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो जाता है। अतः केंद्र सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय जल संरक्षण केंद्र की स्थापना करे और राज्यों को आवश्यकता अनुसार जलापूर्ति करे। इससे न केवल राज्यों के विवाद को हल किया जा सकता है बल्कि बाढ़ एवं सुखाड़ पर भी काबू पाया जा सकता है। अंतर्राज्यीय स्तर पर नदियों को जोड़ने की योजना इस दिशा में एक प्रभावशाली नीति हो सकती है, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर अनिश्चितता का माहौल है। आगे है कि मानव जीवन पर अपवाह तंत्र का प्रभाव। जैसा कि पूर्व में भी हम कहा जा चुका है कि नदी अपवाह क्षेत्र मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति की जननी है। भारत के आर्थिक विकास में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। नदियां आदिकाल से ही मानव जीवन गतिविधियों का साधन रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है। नदियां विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृति की जन्मस्थली के साथ मानव सभ्यता का भी पालन भी है। नदियों के जल प्रपात जल विद्युत शक्ति उत्पादन केंद्र में साथ साथ पर्यटन के आकर्षक केंद्र भी हैं। प्राचीन काल में सड़क एवं वायु मार्ग के साधन के अभाव में यह परिवहन का सर्वाधिक उपयुक्त साधन भी था। लोग एक जगह से दूसरी जगह नदियों के सहारे ही जाते थे। यहाँ आज राष्ट्रीय जलमार्ग का भी विकास हो रहा है। सामरिक दृष्टि से भी नदियाँ आज उपयोगी हो गई है। नदियों के प्रवाह की वजह से ही कृषि भूमि का आज 40% भूभाग जलोढ़ मिट्टी से ढका हुआ है, क्योंकि नदियों के द्वारा ही जो मिट्टी लाई जाती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं और काफ़ी उपजाऊ होती है, जो नदी घाटी डेल्टा और तटीय प्रदेशों में फैले हुए हैं। गंगा नदी गंगा ब्रह्मपुत्र की डेल्टा एवं मैदानी क्षेत्र में जलोढ़ की प्रचुरता है। उत्तर बिहार में कोसी, बागमती और गंडक नदी आदि नदियाँ वर्ष भर बड़ी मात्रा में जलोढ़ का निक्षेप करती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी हुई है। वर्तमान परिवेश में नदियों पर बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विकास हुआ है। इसमें से कुछ तो पूर्ण हो गए हैं और कुछ अभी भी निर्माणाधीन है, मतलब कुछ तो हो गए हैं पर कुछ अभी भी चल रहे हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों पर कई बांध लगाए गए हैं। बांध क्या होता है आप कमेंट करके बताइएगा, जिससे मानव निर्मित नहर एवं झीलों का विकास हुआ है। ऐसे नहर एवं झील जलीय जीवों के लिए उत्तम है। ये क्रीड़ा स्थली होने के साथ साथ पर्यटन के सुरम्य स्थल भी हैं। इन बांधों के बन जाने से बाढ़ पर नियंत्रण करने, नौकायान के मार्ग विकसित करने, जलीय जीव के प्रजनन करने, मृदा अपरदन को रोकने, जल विद्युत उत्पन्न करने, वनों के विकास करने जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं को बल मिला है। भाखड़ा नांगल एवं सतलुज जल नदी एक परियोजना है जो कि 1200 मेगावाट विद्युत उत्पादन के साथ लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूभाग को संचित करता है। टिहरी परियोजना का विकास भागीरथी नदी पर हुआ, जो कि 2400 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करती है। बिहार में अनेक परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। सोन परियोजना को छोड़ शेष सभी नदी घाटी परियोजना अभी निर्माणाधीन है। पंडित नेहरू ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। आप जानते हैं क्या भागीरथी नदी पर स्थित टिहरी परियोजना विश्व की 5वीं एवं एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। यानी कि विश्व की 5वीं और एशिया की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? टिहरी परियोजना, जो कि भागीरथी नदी पर है। नदियाँ अपने साथ लाए गए अवसाद का निक्षेपण मैदान एवं घाटी में करती है, जिसमें उपजाऊ नदी के साथ साथ जीवाश्म पाए जाते हैं। ये जीवाश्म खनिज एवं खनिज तेल के स्रोत हैं। दामोदर घाटी क्षेत्र कोयला निक्षेप के लिए विश्व विख्यात है। दामोदर घाटी किसके लिए जानी जाती है? कोयला निक्षेप के लिए। इसके अलावा नदी घाटी क्षेत्र से महत्वपूर्ण गैर धात्विक खनिज जैसे लोहा, अयस्क, सोना, क्वार्ट्ज आदि होता है। इसके अतिरिक्त नदियों के आसपास की जलवायु संशोधित हो जाती है, जो मानव बसाव को प्रेरित करता है। उपरोक्त सभी पहलू मानव जीवन पर नदियों की सकारात्मक स्थितियों को दर्शाता है। इन सुविधाओं को पाकर मानव उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। इन नदियों के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। आधुनिक प्रगति के नदियों के अस्तित्व पर ही संकट आना नकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। नदी एवं झील के जल का प्रदूषित होना अंततः मानव सभ्यता के विनाश का ही वातावरण बनाता है। मतलब अगर हम अपनी प्रकृति का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो अपना संरक्षण खुद करेगी और विनाश का कारण होगा। तो इसके साथ ही चैप्टर समाप्त हो गया। इसका क्वेश्चन आंसर आपको PDF फॉर्मेट में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जो कि लिंक पिन किया गया है। आप लोग उस पर जाके ले सकते हैं, या तो फिर मैं इसको आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको डील करवा दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।